रहे थे करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स विशेष रूप से बीओ जो आपकी परीक्षा है खंड शिक्षा अधिकारी, उसको ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स प्रारंभ की गई है और उसी का चौथा पार्ट मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, यानी कि आज फोर्थ पार्ट, और यानी कि हम पढ़ेंगे आज नवंबर का करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं नवंबर करंट अफेयर्स को बिना देर किए। उससे पहले आपसे कहूँगा आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले अपने करंट अफेयर्स की। और हम पढ़ें नवंबर का करंट अफेयर्स बच्चा, नवंबर और नवंबर 2019। और उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम राष्ट्रीय, क्या पढ़ेंगे बच्चा, राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, तो राष्ट्रीय में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, राम मंदिर जो मुद्दा चल रहा था आपका सबसे ज़्यादा उस समय था, राम मंदिर का मुद्दा था। तो राम मंदिर को लेकर के जो बहुत सारे फैक्ट थे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप जानते हो राम मंदिर को लेकर के एक बहुत लंबे समय से ही मतलब एक मतलब क्या कहना चाहिए, आपका दो विशेष संप्रदाय के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है। ठीक है, एक लंबे समय से ये अंग्रेजों के समय से ही विवाद का कारण बना हुआ था और इसमें पहले भी काफ़ी लोग विवाद में मारे जा चुके हैं। ठीक है, उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन दिया था और डिसीजन बताया गया कि जो रामलला विराजमान है उनको फाइनली जितना भी 2.77 जो आपकी एकड़ भूमि है सारी की सारी इनको दे दी गई। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि जो जज थे, जो संविधान पीठ थी, जो न्यायाधीश थे, उसमें कौन कौन जज शामिल हुए थे, किस तिथि को डिसीजन दिया गया था। ठीक है, यह आपसे एक आध कोई वकील पूछ सकता है कौन वकील किसके तरफ से था। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम राम मंदिर वाले विवाद को लेकर के। तो बच्चा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन सुनाया था, वो सुनाया था आपका 9 नवंबर को, 9 नवंबर 2019 को सुनाया था। ठीक है, दूसरा जो विवादित भूमि थी, जो आपका विवादित भूमि है वो आपका 2.77 एकड़। ठीक है, ये भूमि थी जो संविधान पीठ थी, ये इसके लिए संविधान पीठ बनी थी। क्या बनी थी? संविधान पीठ बनी थी और संविधान पीठ ने डिसीजन दिया था। संविधान पीठ में कुल कितने मेंबर थे? इसमें 5। ये तो आपको पता ही होगा, पॉलिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संविधान पीठ के लिए न्यूनतम 5 न्यायाधीश की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इन 5 के नाम मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इनको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये 5 नाम मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लिख लेना। पहला है रंजन गोगोई। रंजन गोगोई, तो रंजन गोगोई जो थे उस समय भारत के सीजीआई थे। ठीक है, रंजन गोगोई कौन थे? पहला हो जाएगा आपका रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, ये भारत के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आपसे पूछ सकता है कि संविधान पीठ जो बनी थी इसके लिए, तो उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस समय? तो रंजन गोगोई थे। ठीक है, दूसरे जो हैं न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े, जो वर्तमान में हमारे सीजीआई भी हैं। ठीक है, दूसरे हो जाएंगे आपके न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े। तीसरा है बच्चा न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, ये पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे थे, उसके बाद इनका प्रमोशन होकर के सीजीआई मतलब सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट चौथे हैं न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति अशोक भूषण। और पांचवें हैं न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर। कुल मिलाकर के अब्दुल नजीर, कुल मिलाकर के ये 5 न्यायाधीश थे जिन्होंने डिसीजन दिया था। क्लियर? तो जो विवादित भूमि थी आपकी 2.77 एकड़, ये सारी की सारी भूमि रामलला विराजमान को दे दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट जो केस चला था ये 6 अगस्त 2019 से, है ना, 16 अक्टूबर 2019 के मध्य सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर के सुनवाई हुई थी। ठीक है, दूसरी इसमें जो पक्ष थे, है ना बच्चा, इसमें जो पक्ष थे मतलब इसमें जो विवाद था सुप्रीम कोर्ट में, इसमें तो 3 पक्ष बनाए गए थे। एक रामलला विराजमान, दूसरे आपका सुन्नी वक्फ बोर्ड था और तीसरा जो था आपका अखाड़ा था, निर्मोही अखाड़ा, है ना, निर्मोही अखाड़ा। सुन्नी वक्फ बोर्ड हो गया, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान। ठीक है, विशेष बात यहाँ पर ये 3 पक्ष थे, आप लिख लेना इनको। विशेष बात ये रही, रामलला विराजमान को यहाँ पर न्यायिक पक्ष माना गया था। ठीक है, यानी कि न्यायिक व्यक्ति के तौर पर माना गया था। चलो आगे बात करें। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, और इसमें आपके मतलब का इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम बच्चा आगे बात करते हैं इसके पश्चात करतारपुर कॉरिडोर की। करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर कॉरिडोर, इससे प्रश्न आ सकता है। करतारपुर कॉरिडोर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था ये करतारपुर कॉरिडोर।
करतारपुर कॉरिडोर। ठीक है, करतारपुर कॉरिडोर के विषय में मैं आपको बताऊं ये है क्या, तो है ना, तो करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया है भारत और पाकिस्तान के मध्य। दो विशेष स्थल हैं, इनके लिख दे रहा हूँ मध्य। कहाँ पर बनाया गया है, किस किस के मध्य है, तो ये मध्य बनाया गया है बच्चा डेरा बाबा नानक। ये कहाँ पर है, ये पंजाब इंडिया में है। और दूसरा है आपका दरबार साहिब। दरबार साहिब, दरबार साहिब ये आप कर सकते हैं करतारपुर साहिब। करतारपुर साहिब ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में। इन दो स्थलों के मध्य, ठीक है, क्या बनाया गया है, करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया है। इन दोनों ही स्थलों का संबंध किससे है बच्चा, गुरु नानक जी से रहा है। ठीक है, दूसरी बात इसकी जो लंबाई है करतारपुर कॉरिडोर की, तो 4.7 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्लियर। इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसको जो ओपन किया गया था वो 12 नवंबर 2019 में किया गया था। ठीक है, इसका जो उद्घाटन हुआ था बच्चा, उद्घाटन जो किया गया था इसका 9 नवंबर को हुआ था, 9 नवंबर 2019 को हुआ था। और किसने करा था, ये भारतीय प्रधानमंत्री है ना नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और ये कहाँ से किया था, ये करा था डेरा बाबा नानक से किया था उद्घाटन यहाँ पर। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। दूसरी बात, जिस दिन ये इनकी जो 12 नवंबर था, ये 12 नवंबर जो है इनकी जयंती थी, गुरु नानक जी की जयंती थी। और ये 550वीं जयंती थी, 550वीं जयंती। जब 550वीं जयंती थी, इसीलिए 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री द्वारा एक स्मारक सिक्का भी शुरुआत प्रारंभ किया गया था, जो रुपये 550 का था। स्मारक सिक्का एक बार प्रश्न पूछा गया था किसी विशेष उसमें परीक्षा में, दिए तो ध्यान नहीं, किस एग्जाम में पूछा गया था लोकसभा आयोग द्वारा, मतलब उस विशेष आयोजन पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया था। तो इसको भी आप याद रखना, गुरु नानक जी की जयंती 550 में थी, इसलिए रुपये 550 का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया था। क्लियर। दूसरी बात ये हो गया करतारपुर। इसके बारे में बेसिक जानकारी मैं आपको बता दूं, ऐसे ही नॉर्मल, अगर आपका भी मन है यहाँ पर जाने का तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये करना होगा, आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए, वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल पासपोर्ट होना चाहिए। और वो पासपोर्ट आपको 1 महीने में बन करके ऑनलाइन कर दो, आप 1 महीने में मैक्सिमम बन करके आपके घर पर आ जाता है। पासपोर्ट लेकर के आप वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगी। इसका $20 खर्चा है। ठीक है, वहाँ पर आपको जो एंट्री पास पाकिस्तान आपसे लेगा वो $20 लेगा। तो उससे अच्छा है कि आप $20 जो है वो भारतीय रुपए में कन्वर्ट करा करके यहाँ पर जाएं तो वो बेहतर है। एक आपको मौका मिल जाएगा यहाँ पर घूमने का, और है ना श्रद्धा भाव भी आपके है ना बेहतर मौका मिलेगा, तो आप जा सकते हैं, यहाँ पर घूम भी सकते हैं। क्लियर। चलो आगे बढ़ें। ये हो गया हमारा करतारपुर कॉरिडोर की बात। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूँ आगे बच्चा। तो अब आगे बात करेंगे हम IFFI की। IFFI ये क्या है, IFFI, ये जो IFFI है ये 50वां आयोजन था, 50। ये कहाँ हुआ था, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 50वां आयोजन था। कहाँ करा गया था, ये गोवा में किया था, गोवा की राजधानी पणजी में इसका आयोजन किया गया था। क्लियर। तो बस इसको इतना याद रखना है, ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता है कभी इसमें, उद्घाटन फिल्म या वो सब नहीं पूछा गया। ठीक है, अगर इससे नहीं पूछेगा, क्योंकि आप जानते हो ऑस्कर वगैरह अवार्ड मैं आपको करा चुका हूँ, तो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण अवार्ड आपके पास है तो वहाँ से पूछा जाएगा, इससे इतना नहीं पूछा जाएगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है महाराष्ट्र चुनाव। और महाराष्ट्र में आप जानते हो कौन से चुनाव होते हैं बच्चा, तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। ठीक है,
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र में कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो कुल जो संख्या है सीटों की 288 है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्शन हुए थे, बड़ा ही विवाद चला था। आपने ध्यान हो, आपको न्यूज़पेपर में खूब आया था, लगातार 15-20 दिन, 1 महीने लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में खूब गर्मा गर्मी रही थी, बहुत ज़्यादा पेपर में छपा था, है ना। तो उस समय देखा जाए पेपर मार्च में आपका होना था, उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर। तो 288 कुल लोग यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर क्या हुआ है बच्चा, गठबंधन में सरकार बनी है। गठबंधन जो हुआ है वो किस किस के मध्य हुआ है, शिवसेना के मध्य हुआ है, शिवसेना कांग्रेस के मध्य हुआ है, और एक है आपका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, इन तीन ने मिलकर गठबंधन किया, और जो गठबंधन का नाम दिया इन्होंने, गठबंधन का नाम दिया था महाविकास अघाड़ी, अघाड़ी गठबंधन। ठीक है, ये नाम रहा था। अगर यहाँ पर सीटों की बात करें, किसको कितनी सीटें मिली थी, तो बच्चा आपको बस 2 की सीटें याद रखनी है। एक तो शिवसेना की सीटें याद रखनी है कि इस इलेक्शन में शिवसेना को कितनी मिली, और एक आपको बीजेपी की याद रखनी, बीजेपी को कितनी मिली थी। तो शिवसेना को 56 सीटें मिली थी, और जबकि जो बीजेपी है उसके लिए आपका 100 के आसपास थी, है ना, लिखा हुआ शायद है 105, 105 सीटें थी। तो शिवसेना ने मिलकर के इन 2 पार्टी के साथ सरकार बनाई थी, और बीजेपी के पास 105 थी। हालांकि इससे पहले मतलब शिवसेना इस गठबंधन की सरकार बनने से पहले बीजेपी द्वारा देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बना ली गई थी, जो मात्र 80 घंटे ही रही थी। बाद में उद्धव ठाकरे को क्या बना दिया गया था, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट, तो यहाँ तक ये हो गया, आप इसको लिख लेना। ठीक है, बाकी हम आगे बात कर रहे हैं बच्चे, इससे आगे चलते हैं, बात करते हैं हम कार्टोसैट 3 की। कार्टोसैट 3 कार्टोसैट 3 क्या है, तो कार्टोसैट 3 एक उपग्रह है जिसका प्रक्षेपण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, PSLV-C47 के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया था। फुल फॉर्म आप जानते हो, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, C47 के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट, इसका जो प्रक्षेपण जो किया गया था बच्चा, वो तिथि थी 27 नवंबर, ठीक है, 2019 को इसका प्रक्षेपण किया गया था। कहाँ से किया गया था, ये तो सब आपको पता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका प्रक्षेपण किया गया था। क्लियर। अच्छा, एक बात यहाँ पर विशेष बात यह है कि इसके साथ साथ में कुछ अन्य उपग्रह भी प्रक्षेपित किए गए थे। अन्य उपग्रह जो थे आपके वो 13 थे, और 13 उपग्रह कहाँ के थे, वो USA के। क्लियर। और ये 13 जो उपग्रह थे बच्चा, ये नैनो उपग्रह थे। क्या थे, नैनो उपग्रह थे। क्लियर। तो आपसे पूछ सकता है कि PSLV-C47 के साथ भारत का कार्टोसैट तो भेजा ही गया था, साथ साथ में किस देश के उपग्रह भी भेजे गए, तो आपका आंसर हो जाएगा USA के 13 उपग्रह भी साथ में भेजे गए थे। क्लियर। नेक्स्ट, मैं कार्टोसैट 3 के बारे में बता दूं आपको, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ना। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मतलब पृथ्वी पर इसकी क्षमता इतनी है कि अगर कोई 1 फीट की भी वस्तु है जो पृथ्वी और पड़ी है तो उसको स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय सोवा रिंगपा संस्थान की, लिख दे रहा हूँ मैं, इसको समझ में नहीं आया होगा। जैसे भारत में मतलब इलाज की कई सारी पद्धतियां हैं, उसी प्रकार से भारत में एक पद्धति और है, सोवा रिंगपा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, राष्ट्रीय सोवा रिंगपा, ठीक है, संस्थान, इसको याद रखना स्पेशली। ये आगे भी काम, ये करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि आपकी ज्योग्राफी में जो आप बहुत सारे संस्थान पढ़ते हो उसमें आप इसको मेंटेन भी कर लेना। ठीक है। तो ये है कहाँ पर, ये बच्चा आपका लेह में इसकी स्थापना की गई है। कहाँ इसकी स्थापना की गई है, लेह में। ये जो शब्द है सोवा रिंगपा, जिस प्रकार से इलाज करने की एलोपैथिक या होम्योपैथिक बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, उसी प्रकार से ट्रीटमेंट करने की एक पद्धति और है जिसका नाम है सोवा रिंगपा। इस पद्धति का प्रयोग JNK में, हिमाचल प्रदेश या तिब्बती क्षेत्र आदि में किया जाता है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सोवा रिंगपा संस्थान की स्थापना की गई है लेह, JNK। क्लियर। अब तो लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश UT हो गया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, एक आपका हवाई अड्डा है, आप नाम सुना होगा इसका, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पर है, तो आपको पता है सभी को, ये तो ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो अगर जो बच्चे ऑफलाइन पढ़े हैं, मैं उनको बजट पढ़ाते समय बताया था कि इसका विकास करा जा रहा है, इसके लिए अच्छा खासा फंड उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस बार बजट में प्रावधान किया गया था। तो इसका विकास किया जा रहा है, इसको इंटरनेशनल लेवल पर डेवलप किया जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसकी विशेषता ये है कि कौन सी कंपनी इसको मतलब इसका निर्माण करेगी, तो उसका नाम है ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल कंपनी, ठीक है। तो ये क्या करेगी, इसका निर्माण कार्य करेगी। ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? स्विट्जरलैंड की कंपनी है। क्लियर। तो बच्चा ये हो गया हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम वाला। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की, इंटरनेशनल। अब किसकी बात करेंगे? इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय की, ठीक है। देखो अब जैसे जैसे हम मंथ वाइज करंट अफेयर्स को पीछे पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे करंट अफेयर्स हमारी कम होती चली जाएगी। मतलब अब हमें कम पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि फरवरी करंट अफेयर्स है, जनवरी करंट अफेयर्स है, वो हमें बहुत ज़्यादा पढ़नी है, क्योंकि सर्वाधिक प्रश्न जो आपके इस खंड शिक्षा की परीक्षा में आएंगे, सर्वाधिक फरवरी और जनवरी की परीक्षा से ही आएंगे। उसके बाद उसका दिसंबर, नवंबर, इस प्रकार से अक्टूबर, है ना। जैसे हम बैक में जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से कम होते चले जाएंगे। फरवरी जनवरी आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम इसको कवर नहीं करेंगे, तो इसको भी कवर करना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नवंबर की। हम करंट अफेयर्स पढ़ ही रहे हैं, नवंबर 2019 की करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं उसमें इंटरनेशनल की, अंतर्राष्ट्रीय की। क्लियर। तो उसमें मैं आपको बताऊं, आपने नाम सुना है प्रविंद जगन्नाथ। मैं आपको इनके विषय में पहले भी बता चुका हूं। जगन्नाथ, प्रविंद जगन्नाथ जो हैं ये मॉरिशस के पीएम हैं। कहाँ के पीएम है? मॉरिशस के पीएम। ये दोबारा से लगातार, है ना, मॉरिशस के पीएम नियुक्त हुए, चुने गए हैं। क्लियर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक हेडिंग दे रहा हूँ आपका, इसको हो गया। नेक्स्ट आपका बहुत महत्वपूर्ण है बच्चा, आसियान। आसियान सम्मेलन, आसियान सम्मेलन, ठीक है। ये हो गया आपका आसियान सम्मेलन। तो ये हुआ है आपका कौन सा बच्चा? 35वां सम्मेलन, 35। ये आपका 35वां सम्मेलन हुआ था। इसकी फुल फॉर्म आप लिख लो, बोल दे रहा हूँ। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का फुल फॉर्म हो जाएगा। ये आपको विशेष रूप से तैयार करना है, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तो इसका 35वां सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, इसका आयोजन हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था बच्चा बैंकॉक में। बैंकॉक इसकी राजधानी है थाईलैंड की, ठीक है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। यहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। और ये आप जानते हो नवंबर का पढ़ा है, तो कब हुआ था? नवंबर में हुआ था। क्लियर, 2019 में। क्लियर, ठीक है। दूसरा बात, इसकी अगर हम थीम की बात करें, इसका थीम क्या था? इसका थीम था स्थिरता के लिए, स्थिरता के लिए भागीदारी को आगे बढ़ाना। क्लियर। नेक्स्ट, आपको ये तो पता है इसके सदस्य कितने बच्चा? इसके सदस्य जो हैं 10 हैं, और भारत जो है इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। आसियान में कुल मिलाकर 10 देश हैं सदस्य जो है इसके, और भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण कुछ खास नहीं है, नॉर्मल जानकारी अगर मैं आपको उसकी बताऊं तो इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर है ना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता में, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1967। क्लियर, चलो यहाँ तक हो गया। क्लियर, ये कवर हुआ आसियान, और इसका यहाँ तक कवर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आसियान का ही आगामी सम्मेलन, नेक्स्ट जो आने वाला सम्मेलन होगा, मतलब यानी कि 36वां सम्मेलन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हुआ जो है वो, और होने वाला है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। 36वां, ये 35 हो गया, 36, 36वां जो सम्मेलन होगा वो होगा आपका हनोई, ठीक है। हनोई में कहाँ होगा बच्चा? हनोई। और ये तो आपको पता है हनोई कहाँ पर है? वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई, ठीक है। ये हो गया, इसको आपने किया कंप्लीट, ठीक है। तो 36वां सम्मेलन कहाँ होगा? हनोई। हनोई कहाँ की राजधानी है? वियतनाम, एक देश है एशिया का, हनोई वियतनाम में होगा। क्लियर। नेक्स्ट, अभी इसी में चल रहे हैं हम लोग,
35वें शिखर सम्मेलन में ही। तो 35वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था इसके साथ साथ में कुछ और भी आयोजन हुए थे, मतलब कुछ और भी संगठन, जो और भी संगठन है बहुत सारे, उनका सम्मेलन भी इसी के साथ किया गया था थाईलैंड के बैंकॉक में ही। क्लियर। तो मैं यहाँ पर उनके नाम लिख दे रहा हूँ, उसमें नाम कॉमन ये हो जाएगा कि वो सब सम्मेलन भी आसियान के साथ ही आयोजित किए गए थे इसी नवंबर में ही। ठीक है, जैसे 14वां पूर्वी एशियाई, ठीक है, एशियाई शिखर सम्मेलन, ठीक है, 14वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन ये हुआ था। फिर हुआ था आपका क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी, इसकी बच्चा तीसरी बैठक हुई थी। ठीक है, ये 14वां था, इस क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी की तीसरी बैठक हुई थी, इसी के साथ में हुई थी। नेक्स्ट था, ये था 16वां या 16वीं आसियान प्लस भारत सम्मेलन, मतलब ये 16वीं बैठक थी किसकी, आसियान की और भारत की, सेपरेट हुई थी, ये इनसे अलग हुई थी। ठीक है, 2 सम्मेलन और हुए थे इसी के साथ साथ में, मैं आपको वो भी लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि कुछ बचना नहीं चाहिए ना किसी प्रकार से। आपका है RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसको लिख लेना आप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसका आयोजन भी कहाँ हुआ था, यहीं पर हुआ था। और एक और है आपका लास्ट में, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक विकास, इन सब के सम्मेलन भी कहाँ हुए थे, थाईलैंड की बैंकॉक में ही हुए थे। ठीक है, किसके साथ हुए थे, आसियान के साथ साथ में इनका आयोजन भी किया गया था। क्लियर। और इन सभी में जो सम्मेलन में भाग लिया था भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें भाग लिया था। क्लियर, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम आगे बढ़े बच्चा, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। आसियान वाला भी इंटरनेशनल में आगे बढ़ा रहे हैं। अगर मैं इंटरनेशनल में और आगे बढ़ाऊँ इस चीज़ को, तो आप देखेंगे ब्रिक्स, इसका 11वां आयोजन था, 11वां सम्मेलन या 11वां आयोजन आप लिखना चाहो, 11वां सम्मेलन लिख लेना आप, 11वां सम्मेलन। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अब फुल फॉर्म बता दूं इसका, ब्रिक्स का, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, ब्रिक्स कहलाता है। क्लियर। तो इसका कौन सा आयोजन हुआ था, 11वां आयोजन हुआ था, और ये हुआ था आपका ब्रासीलिया में। ब्रासीलिया कहाँ पर है, ब्रासीलिया, ब्राज़ील। तो कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था बच्चा, ब्रासीलिया में। ब्रासीलिया कहाँ पर है, ब्राज़ील में इसका आयोजन हुआ था। कब हुआ था, नवंबर 2019 में हुआ था। क्लियर। इसका थीम क्या था, इसका थीम मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लो, अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास, अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास का थीम था। और जो आगामी यानी कि 12वां सम्मेलन जो होगा ब्रिक्स का, वो होगा बच्चा आपका कब, सेंट पीटर्सबर्ग में। कहाँ होगा, सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पर है, रूस में। तो इसका 12वां आयोजन जो होगा आगामी, तो सेंट पीटर्सबर्ग में होगा, सेंट पीटर्सबर्ग रूस में इसका आगामी 12वां आयोजन होगा। ठीक है, तो फिलहाल ये हो गया 11वां आयोजन, अब 12वां का होगा, सेंट पीटर्सबर्ग रूस में होगा। कुल मिलाकर के ये हो गया आपका ब्रिक्स। ठीक है, चलो अब बात करें हम आगे। ठीक है, नेक्स्ट एक संगठन और है, एपेक। आपने नाम सुना होगा एपेक का। एपेक, इसका एपेक का बच्चा 31वां सम्मेलन होना था। तो 31वां सम्मेलन होता है, इसका फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसका 31वां सम्मेलन एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का 31वां सम्मेलन होना था, लेकिन वो कैंसिल हो गया था। होना कहाँ था, तो होना था सैंटियागो में। कहाँ होना था, सैंटियागो। आयोजन जो होना था कैंसिल क्यों हुआ था बताता हूँ अभी आपको। सबसे पहले आयोजन होना कहाँ था, तो सैंटियागो कहाँ पर है, चिली की राजधानी क्या है, सैंटियागो।
चिली में क्या चल रहा था, चिली में विवाद चल रहे थे बहुत सारे। चिली में जैसे अब COP25 मैंने आपको बताया था, वो चिली में ही होना था, लेकिन बाद में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ था और चिली की अध्यक्षता में हुआ था। उसी प्रकार से ये भी कैंसिल हुआ। इसका कैंसिल होने का कारण ये था कि यहाँ पर आंतरिक विद्रोह हो गया था, मतलब यहाँ की जनता ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, इस कारण इसको कैंसिल करना पड़ा था। तो आप इसको याद रखना, एपेक का 31वां सम्मेलन आयोजन सैंटियागो चिली। क्लियर, ठीक है। अच्छा, तो कुछ इसके बारे में बता दूं मैं आपको। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, ठीक है। और मुख्यालय कहाँ है इसका बच्चा, तो आपको पता है सिंगापुर में इसका मुख्यालय है, सिंगापुर इसका मुख्यालय है, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। आगे बढ़े हम लोग, लेट्स गुड। अगर मैं आगे बात करूँ आपका, तो आपने नाम सुना गोटबाया राजपक्षे, इसको रफ कर रहे हैं, गोटबाया राजपक्षे। गोटबाया राजपक्षे को याद रखना, वैसे नॉर्मल सा है, आपको सबको याद भी होगा, मुझे पता है। गोटबाया राजपक्षे ये कौन है, श्रीलंका, ऐसा मतलब श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति, श्रीलंका का राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे। इनके छोटे भाई हैं महिंद्रा राजपक्षे। गोटबाया राजपक्षे के छोटे भाई कौन है, महिंद्रा राजपक्षे, जो श्रीलंका में PM है। यानी कि दोनों भाई, बड़े भाई जो हैं, छोटे भाई नहीं, बड़े भाई हैं। इनके बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षे जो वर्तमान में श्रीलंका के PM है, और इनके छोटे भाई जो है, मतलब गड़बड़ हो गया, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, डाउट है ना। महिंद्रा राजपक्षे का राजनीतिक इतिहास बहुत लंबे समय से रहा है ना। ये पहले राष्ट्रपति के पद को श्रीलंका में सुशोभित कर चुके हैं। महिंद्रा राजपक्षे वर्तमान में अब श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं, और महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई गोटबाया राजपक्षे हैं, जो वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। क्लियर, यानी कि छोटा भाई है ना बड़े पद पर है, और बड़ा भाई छोटे पद पर है। समझ गए, चलो ठीक है। जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है कई बार। तो यहाँ तक समझ में आ गया, दैट्स गुड। हम आगे बात करें, डेसी बोर्डसी, ये कौन है, ये बच्चा सूरीनाम, एक कंट्री है अफ्रीका महाद्वीप का, सूरीनाम के राष्ट्रपति, सूरीनाम के कौन है, प्रेसिडेंट हैं। इनके खिलाफ जो है एक केस में इनको 20 वर्ष की कारावास सुनाई गई है। मतलब वर्तमान में ये राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत है, नवंबर 2019 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो ये राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत हैं, और इनको एक मर्डर के केस में है ना, कई सारे मर्डर के केस में इनको 20 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। और जब इनको सज़ा सुनाई गई थी उस वर्ष से चीन की यात्रा पर थे एज ए राष्ट्रपति, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपने नाम सुना है शिंजो अबे या शिंजो आबे भी मिल जाता है, शिंजो अबे अथवा शिंजो आबे एक ही बात है। तो शिंजो अबे या शिंजो आबे ये कौन है, जापान के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है कि जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर ये रहे हैं, ठीक है। वर्तमान में ये अभी भी प्रधानमंत्री हैं जापान के, शिंजो अबे। तो ये हो गया हमारा आपका इंटरनेशनल वाला पक्ष, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हमने पढ़ लिया। अब हम बच्चा पढ़ेंगे आर्थिकी, यानी कि इकोनॉमिक वाला, आर्थिकी पक्ष पढ़ेंगे, इकोनॉमिक, ठीक है। अब इकोनॉमिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं इकोनॉमिक में विदेशी मुद्रा कोष। विदेशी मुद्रा कोष की अगर मैं बात करूं तो ये जो डाटा है आपके पास नवंबर 2019 का मैं आपको अपलोड करा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई नया डाटा रिलीज नहीं हुआ है। तो ये विदेशी मुद्रा कोष से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो एक तो सीधा से प्रश्न पूछता है वर्तमान में भारत का कुल विदेशी मुद्रा कोष कितना है, ये पूछेगा विदेशी मुद्रा कोष में सबसे बड़ी मतलब जो मुद्रा है वो कौन सी है, ठीक है। यहाँ पर कई सारे प्रश्न आते हैं। तो कुल मिलाकर जो मुद्रा कोष है भारत का वो 447.808 अरब डॉलर, मतलब इतना रुपया भारत का विदेशों में है। मेरी बात समझ गए, 447.808 अरब डॉलर, इतना रुपया भारत का विदेशों में है। कई सारी संस्थाओं पर या हमने बहुत सारी परिसंपत्तियां विदेशों से खरीद रखी हैं। इसी के बेस पर हमारे लिए लोन वगैरह भारत सरकार जो उधार लेती है वो इसके हमें ऋण जो मिलता है वो इसी के बेस पर मिलता है। क्लियर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें से एक आधार ये भी है जितने जिस देश का ये होता है मुद्रा कोष अधिक होता है उतना उसको विदेशों से ऋण मिलने की संभावना क्या होती है, अधिक होती है। क्लियर, तो इस 447 ये कुल विदेशी मुद्रा कोष है भारत का नवंबर 2019 का। इसमें जो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति हैं,
विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति जो है वो 415.828 अरब डॉलर है। ये अरब डॉलर में है सब। दूसरा जो हमारे पास गोल्ड है ना, गोल्ड है वो 26.910 अरब डॉलर का है। ठीक है। नेक्स्ट एसडीआर मुद्रा होता है 1.440, ये आपका अरब डॉलर में है। नेक्स्ट आईएमएफ के पास जो हमारा विदेशी मुद्रा कोष है, उसके पास जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसके पास हमारा 3.630 है ना अरब डॉलर है। इतना रुपया हमारे पास आईएमएफ के पास है। हमारा एसडीआर के पास हमारा इतना है। एसडीआर के रूप में हमारे पास 1.440 अरब डॉलर, स्वर्ण के रूप में हमारे पास इतना है, और विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति हमारे पास इतनी है। ठीक है। वैसे इकोनॉमिक्स का अपने आप में ये अच्छा टॉपिक है, खूब अच्छे समझाया भी जाता है। फिलहाल आपको याद क्या करना है मैं आपको बता दूं। आपको टोटल अमाउंट याद करना है, कितना अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट 447.808 अरब डॉलर याद करना है आपको। और बस आपको नाम याद रखने हैं कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति हमारे पास स्वर्ण, एसडीआर, आईएमएफ को शामिल करा जाता है इसमें। ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा आपका क्या है, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति। 2 नंबर पर कौन सा है, गोल्ड। बस इनको याद रखना है। क्लियर। इनका अमाउंट याद, मात्रा, इनका क्वांटिटी याद नहीं करनी है, केवल बस ये याद रखना है। क्लियर। चलो आगे बढ़ें। अच्छा एक बात हो रहा है, नवंबर 2019 में जो आंकड़ा आया है 447,808 का, ये पिछली बार के मुकाबले 35 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। इसको लिख लेना, पिछले वर्ष के मुकाबले 35 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। क्लियर। चलो आगे बढ़ें। ठीक है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, भारत ने 2024 तक लक्ष्य रखा है। ये बताने से रह गया था, यहाँ आर्थिक ही चल रहे से बताऊंगा आपको। भारत ने 2024 तक एक लक्ष्य रखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो होगी 2024 में 5 ट्रिलियन होगी। कितना होगी, 5 ट्रिलियन भारतीय अर्थव्यवस्था को बनाने का लक्ष्य रखा गया 2024 में। लेकिन अब ये संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस या कोविड-19 ने जो हाल भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावित किया है, जो हाल किया है, उसको देखते हुए अभी लक्ष्य पाना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन हाँ, ये विभिन्न परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है, स्पेशली बीयू में, कि भारत सरकार द्वारा 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना का टारगेट किया गया है। तो 5 ट्रिलियन आपका लक्ष्य रखा गया है। और ये इसकी परीक्षा के साथ नहीं, अन्य परीक्षा जो भी हों उनमें भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर। तो 5 ट्रिलियन याद रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चा। क्लियर। आगे हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में ही। ठीक है। मैं आपको ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण डाटा देने जा रहा हूँ। वैसे ज्योग्राफी का ये टॉपिक है आपका, है ना। भारत में विद्युत उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो ये जो आंकड़ा है आपका अक्टूबर 2019 का है, जो प्रकाशित हुआ था नवंबर में आया था हमारे पास। ठीक है। जो भारतीय कुल क्षमता है, टोटल जो भारतीय कैपेसिटी है, कुल क्षमता जो है वो आपका 370 ठीक है मेगावाट, 370 मेगावाट है, यानी कि 3,63,370 ठीक है भारत की क्षमता है। किसकी है आपकी बच्चा, मेगावाट की। मतलब इतनी क्षमता हमारे यहाँ वार्षिक उत्पादन बिजली का हम लोग कर रहे हैं। इसमें 370 मेगावाट में से जो सर्वाधिक भाग है वो किसका है, तापीय विद्युत का है। तापीय विद्युत, और तापीय विद्युत का जो भाग है इसमें बच्चा 63.2%। मतलब इस टोटल का 63.2% क्या है, तापीय विद्युत है। और इस तापीय विद्युत में 63 पॉइंट है, इसमें जो सर्वाधिक है वो है कोयला 54.2%। मेरी बात समझे, मैं समझाता हूँ। ये अपने आप में 100% 363,370 मेगावाट अपने आप में 100%। इस 100% का 63.2 क्या है, तापीय विद्युत है। क्लियर। इस 63.2 में से 54.2 क्या है आपका, कोयले से बिजली बनती है, क्लियर। तो आपसे पूछेगा कि भारतीय कुल क्षमता कितनी है, आप कहोगे 363-370 मेगावाट है। पूछेगा इस 363 में सर्वाधिक भाग किसका है, तो आप कहोगे तापीय विद्युत का है। आपसे पूछेगा तापीय विद्युत में भी सर्वाधिक किसका भाग है, तो आप कहोगे कोयला का सर्वाधिक भाग है। दूसरा आपसे यहाँ पर एक सर्वाधिक पूछा नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा जो है 1.9% है।
इसको सबसे ज़्यादा पूछा गया है विभिन्न एग्जाम परीक्षाओं में पीसीएस की। नाभिकीय ऊर्जा कितनी है? 1.9%। और ये आवश्यक नहीं है कि आपको 1.9 ही मिले, हो सकता है ये आपको आगे पीछे मिलेगा, ये 2% मिल सकता है या 2.1% लगभग में आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो इसको स्पेशली आपको याद रखना है। ठीक है, मैं इसके साथ साथ आपको और भी डाटा दे रहा हूँ। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है हमारे यहाँ पर, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से जो हमारे यहाँ पर 22.7% है ना, इसका ऊर्जा का उत्पादन होता है। दूसरा मैं आपको और बताऊं इसमें, नाभिकीय हो गया गैस से जो हम बिजली बनाते हैं टोटल का 6.9% बनाते हैं। और जल विद्युत, एक और लिखो आप नीचे इसमें, जल विद्युत मतलब पानी से, डैम वगैरह होते हैं बहुत सारे, वहाँ पर जो बिजली बनाई जाती है वो 12.6% है, 12.6% है। ठीक है, ये डाटा आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ ज्योग्राफी का भी है। इसको आप ज्योग्राफी के नोट्स में जो ऊर्जा टॉपिक पढ़ाया था वहाँ आपको उसको रिकॉर्ड में वहाँ मेंटेन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका बीओ ही नहीं, जो आने वाला पीसीएस की परीक्षा 2020 की, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्रम लगवाएगा आपसे, सर्वाधिक कौन सा उत्पादन होता है बिजली का, तापीय, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद नवीकरणीय 22 कुछ है। ठीक है, उसके बाद फिर पूछेगा आपसे उससे कम कौन सा है, तो उससे कम कौन सा हो जाएगा आपका गैस का 6 है, और जल विद्युत हो जाएगा आपका। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको क्रम लगाने पड़ेंगे। क्लियर बच्चा? नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा आर्थिकी वाला सेक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? नवीनतम सामान्य ज्ञान की। नवीनतम सामान्य ज्ञान, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नवीनतम सामान्य ज्ञान का। यानी कि हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पढ़ा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे नवीनतम सामान्य ज्ञान। नवीनतम सामान्य ज्ञान। ठीक है, चलो सबसे पहले शुरुआत करें। इसमें आपने नाम सुना होगा सीमा राय वर्मन। ये भारत की 24 CGA, सीमा राय वर्मन भारत की 24वीं CGA CAG नहीं है, CGA है। ठीक है, फुल फॉर्म हो जाएगा इसका कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिटर, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, सॉरी ऑडिटर नहीं, अकाउंट्स। ठीक है, तो ये भारत की 24वीं CGA बनी है। क्लियर? इसको थोड़ा सा आप याद रखना। नेक्स्ट मैं बात करूं आपसे मिस अर्थ 2019। मिस अर्थ 2019 की विजेता कौन है? मिस अर्थ, तो विजेता है, इसका नाम है नेलिज पी मेंटल। ये जो रहने वाली है प्यूर्टो रिका कंट्री है, इसकी रहने वाली है, प्यूर्टो रिका की रहने वाली है। ठीक है, अच्छा, मिस अर्थ 2019 में जो भारतीय नेतृत्व किया था, इंडिया को जो रिप्रेजेंट किया था, वो करा था बच्चा तेजस्वी मनोगना। क्लियर? इसको आपको याद रखना है। यहाँ तक हो गया? गुड, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। नवीनतम सामान्य ज्ञान में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक। आपने एक पुरस्कार सुना होगा इंदिरा गांधी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको डाल देना मोस्ट इम्पोर्टेंट में। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019। तो सबसे पहले तो आपसे पूछता है इस पुरस्कार का क्षेत्र क्या है? इस पुरस्कार का क्षेत्र क्या है? तो इस पुरस्कार का क्षेत्र है शांति एवं निःशस्त्रीकरण, मतलब शांति व्यवस्था बनाना और बिना शस्त्र वगैरह की दुनिया को स्थापित करना। तो शांति एवं निःशस्त्रीकरण इसका क्षेत्र है। ठीक है, तो 2019 जो पुरस्कार है, ये जो दिया गया है बच्चा, इसको प्राप्तकर्ता कौन है? इसके प्राप्तकर्ता हैं कौन? इसके प्राप्तकर्ता हैं डेविड एटनबरो। ठीक है, ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं और ये प्रकृतिवादी हैं। ठीक है, प्रकृतिवाद को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। क्लियर? इसमें जो राशि है वो 25 लाख रुपए है। क्लियर? ये हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, आपको याद रखना है। डेविड एटनबरो को पूछ सकता है आपसे, 100% पूछ सकता है, पूरे चांस से इसको पूछा जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सर्वश्रेष्ठ एथलीट
2019 की। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। एक तो हम बात करेंगे पुरुष की और एक बात करेंगे किसकी बच्चा, महिला की। सर्वश्रेष्ठ एथलीट 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। तो पुरुष में जो पुरस्कार मिला है ये मिला है एलियुड किप चोको, अजीब से नाम है, कीनिया का। ये कहाँ का है, कीनिया का या केन्या का। महिला में जो मिला है वो मिला है दलीलाहा मोहम्मद, ये यूएसए की है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2019 में पुरस्कार जो पुरुष को मिला है, पुरुष में मिला है एलियुड किप चोको को मिला है, केनिया का रहने वाला है। दूसरा महिला में दलीलाहा मोहम्मद, यूएसए का, इसको ये महिला है, इसको मिला है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, इसके पूरे चांस हैं इसको पूछा जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019। अगर नंबर ऑफ की बात करूं तो ये बच्चा 55वां पुरस्कार है। कौन सा है, 55वां पुरस्कार है जो प्राप्त करता है 55वें पुरस्कार के एक मिनट, ठीक है, इसके प्राप्त करता है, उनका नाम है अक्कीथम। इनका लंबा नाम है थोड़ा सा, लेकिन याद करना पड़ेगा आपको। अक्कीथम अच्युतन, या है ये अच्युतन नंबूदिरी। किसको मिला है, अक्कीथम अच्युतन नंबूदिरी को मिला है। कौन सी भाषा के हैं ये, मलयालम भाषा के हैं, मलयालम। ठीक है, मलयालम भाषा के इनके लिए मिला है। ये तो आपको पता होगा, प्रथम जो मिला था किसको मिला था, शंकर गुप्त को मिला था। ठीक है जी, शंकर गुप्त थे, इनको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट 2018 का लिख लेना आप, क्योंकि बीसीएस का विशेष रिकॉर्ड रहा है। पुरस्कार के साथ साथ में महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है, उसको पिछले साल का भी पूछ लेता है। तो 2018 का यानी कि 54वां पुरस्कार बता रहा हूँ। 54वां किसको मिला था, 54 अमिताभ घोष को। अमिताभ घोष कौन सी भाषा में बच्चा, अंग्रेजी में मिला था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 55वां पुरस्कार किसको मिला है, अक्कीथम अच्युतन नंबूदिरी को मिला है, मलयालम भाषा में मिला है। 2018 का अमिताभ घोष को मिला था, और पहला जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा में ही मिला था। सबसे पहला पुरस्कार भी मलयालम भाषा में दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ें। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप विशेष रूप से याद रखना। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार को, इस वाले को। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं आपका यासुहिरो। इनका बस नाम याद रखना है, कुछ विशेष नहीं है। यासुहिरो नाम से लग रहा है आपको, याकुहितो को, चाहे सब नाम कहाँ मिलते हैं, जापान में। तो यासुहितो नकासोने, ये बच्चा पीएम रहे हैं जापान के, इनका देहांत हो गया है, इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण है बस। तो आपको नाम से इनके यासु, याकुहितो में ऐसे कुछ नाम मिलता है, आप समझ जाओ वो जापान के हैं। क्लियर, तो इतना कुछ खास टफ नहीं है। टीएन शेषन नाम रहा है बहुत ज़्यादा चर्चित। क्या आप जानते हैं इनका नाम, टीएन शेषन कौन है, टीएन शेषन जानते हैं? अगर जानते हैं तो बता दीजिए कमेंट करके, अच्छा लगेगा। बता दीजिए अगर पता हो तो। टीएन शेषन नहीं पता, भारतीय चीफ इलेक्शन कमीशन रहे हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के रहे हैं। तो इनका बहुत नाम रहा है। भारत में जो चुनाव आयोग में सुधार हुए हैं, भारतीय राजनीति में जो चुनाव में सुधार हुए थे, वो इन्हीं के द्वारा किए गए थे। ठीक है, कभी आप इनका यूट्यूब वगैरह आप इनका इतिहास देखना, आपको जबरदस्त इनके विषय में आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी। अच्छा लगेगा आपको इनके बारे में पढ़ने, इनके बारे में जान करके। ठीक है, टीएन शेषन 1990 से 1996 में भारत के कौन रहे थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे। इनका निधन हो गया है बच्चा, इनका निधन। जितने भी सुधार हुए हैं है ना भारत में चुनाव, पहले बिहार में तो राजनीति में बहुत गंदा हुआ करता था, पूरे के पूरे जो बूथ हुआ करता उसको ना, वो सब अपनी मर्जी अनुसार वोट डालते थे, है ना। तो वो सब सुधार जो कहते टीएन शेषन नहीं करते भारत में, इनका नाम विशेष रूप से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपके अगली बात कर रहा हूँ। आपका एक नाम और है हमारे पास, ये भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, लेकिन इनका निधन हो गया है। तो आपने नाम सुना होगा इनका भी जरूर, है ना, वशिष्ठ नारायण सिंह। बहुत लोग जानते होंगे वशिष्ठ नारायण सिंह, ये कौन है? तो ये भारत के एक बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, भारत के बहुत बड़े गणितज्ञ थे, अब इनका निधन हो गया है।
तो वशिष्ठ नारायण सिंह भारत के गणितज्ञ थे जिनका निधन हो गया कहाँ, पटना में। क्लियर। तो ये हमारे लिए दुख का विषय है कि इनके निधन हुआ था। इनको जो बीमारी थी सिजोफ्रेनिया, कौन सी बीमारी थी, सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी थी, सिजोफ्रेनिया। क्लियर। चलो आगे बात करें बच्चा। तो आगे जो मैं फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये आपका करंट अफेयर्स का नहीं बल्कि ज्योग्राफी का भी है। तो इससे पहले आप एक प्रश्न पढ़ते थे कि विश्व में हमारे जो सौरमंडल है उसमें सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं। तो आप पढ़ते थे किसका नाम पढ़ते थे, बृहस्पति, है ना, जुपिटर। लेकिन अब आपको ये नाम याद करना अब दूसरा पड़ेगा। अब जो सर्वाधिक उपग्रह हैं वो किसके हो गए हैं, शनि के। किसके हो गए बच्चा, शनि के। तो शनि जो है, अब शनि जो हमारा ग्रह है, शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हो गए, सैटेलाइट कितने हैं, इसके नंबर ऑफ हो गए 82। ठीक है, नई खोज हुई है अभी, 20 नए खोजे गए हैं इसके उपग्रह, इसलिए इसकी संख्या कितनी हो गई है, 20 को मिलाकर के 82। और जो बृहस्पति है, जुपिटर है, बृहस्पति की जो उपग्रह की संख्या है वो 79 हो गई है। वो कितनी है, 79। तो अब आपसे पूछे सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो आपका आंसर होगा शनि। कितने, 82। ये करंट अफेयर्स में आया था। तो अब आपको ये अपने नोट्स में ज्योग्राफी में अपडेट करना है, वहाँ पर आप जो भी पढ़ते हो अब उसको चेंज करना, वहाँ पर 82 कर देना। क्लियर। तो ये डाटा आपका ज्योग्राफी लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। करंट के अफेयर्स के साथ साथ ये आपसे आगे भी पूछा जाएगा, कई साल तक पूछा जाएगा, आने वाले विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाएगा। क्लियर। ठीक है, एक मैं आपको बता रहा हूँ वॉयजर 2। वॉयजर 2 क्या है, वॉयजर 2 बच्चा एक नासा का यान है। भारत के सौरमंडल के 4 उपग्रह हमारे कौन से, अरुण, वरुण और बृहस्पति, शनि। बृहस्पति, शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। क्रम की बात करें तो बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। इन 4 बाहरी उपग्रह, हम इनको एक्सटर्नल मतलब क्या कहते हैं, ग्रह बोलते हैं, उनको प्लैनेट्स बोलते हैं। तो वॉयजर जो हमारा यान है जो नासा द्वारा भेजा गया है, वो 4 ग्रहों की विशेष रूप से क्या करेगा, जानकारी जुटाएगा। बृहस्पति की, शनि की, अरुण की और वरुण की। क्लियर। इन 4 की जानकारी जुटाएगा। क्लियर। तो इसको वॉयजर को आप याद रखना, विशेष रूप से विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाएगा। ये एक बीओ ही नहीं बल्कि आने वाली पीसीएस की परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। होता तो ये कई 10-10 साल पुराने पूछ लेता है पीसीएस वगैरह में। तो जैसे वॉयजर 2019 में चर्चा में आया, वॉयजर 1 भी पहले रहा है, अब इसको 10 साल बाद पूछ सकता है विभिन्न परीक्षाओं में। वॉयजर क्या है, वॉयजर 2 किस वर्ष प्रक्षेपित किया था, वॉयजर 2 का किस ग्रह से संबंध है। ठीक है, तो 4 ग्रह से का संबंध है। नेक्स्ट बच्चा आगे हम बात करें तो आपका और इतना, हाँ ये कुछ आपके वो थे, क्या कहते हैं, आपका कुछ सैन्याभ्यास हुए हैं, इनको विशेष रूप से आपको याद रखना है। कुछ सैन्याभ्यास हुए हैं। ठीक है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ। पहला है आपका समुद्र शक्ति 2019, एक सैन्याभ्यास ये था। एक था आपका दस्तलिक 2019, एक ये सैन्याभ्यास था। और एक और था बच्चा आपका जायर अल वहर, एक ये भी था। ठीक है, तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप इनके आगे लिख लेना, इनके प्लस लगा करके। जो आपका समुद्र शक्ति है भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ था। समुद्र शक्ति भारत प्लस इंडोनेशिया कहाँ हुआ था, बंगाल की खाड़ी में हुआ था। दस्तलिक ये जो हुआ था आपका, ये होता भारत के कजाकिस्तान के मध्य, उज्बेकिस्तान। दस्तलिक जो हुआ था भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ था, उज्बेकिस्तान। तीसरा जायर अल वहर, ये भारत के और कतर के मध्य हुआ था। कतर, भारत और कतर के मध्य हुआ था। ये हुआ कहाँ था, तो दोहा में हुआ था। और दस्तलिक जो कजाकिस्तान में हुआ था, स्थान में लिख दे रहा हूँ कहाँ पर हुआ था दस्तलिक, चिरचिक, ताशकंद के पास में चिरचिक, तो यहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। क्लियर। तो ये हो गया हमारा नवीनतम सामान्य ज्ञान। अब बच्चा हम पढ़ेंगे खेलकूद वाला सेक्शन। खेलकूद, आपको हेड डालनी है खेलकूद। ठीक है, यहाँ से 1-2 प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, खेलकूद आप डाल दो हेडिंग खेलकूद। तो खेलकूद में सबसे पहले आपका हो जाएगा देवधर ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी, इसका संबंध किससे है, तो बच्चे इसका संबंध है क्रिकेट से। आपसे इतना ही पूछा जाएगा, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ये तो आप कोई भी परीक्षा दो, रेलवे दे रहे हो, यूपी ट्रिपल दे रहे हो, या विभिन्न अदर स्टेट में कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो उससे पूछा सकते देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से है। ठीक है, ये जो आयोजन हुआ था आपका नवंबर में, तो इसमें जो फाइनल विजेता और उपविजेता की बात करते हैं, विजेता कौन था और उपविजेता कौन था।
तो विजेता था आपका बच्चा इंडिया बी। इंडिया बी विजेता थी और इंडिया सी क्या टीम क्या थी, उपविजेता रही थी। ठीक है, तो देवधर ट्रॉफी क्रिकेट संबंधित है, इसकी विजेता जो है इंडिया बी नामक टीम विजेता है, इसकी उपविजेता इंडिया सी इसकी उपविजेता रही थी। क्लियर। ठीक है, रोहित शर्मा का नाम जानते हो आप। रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में 100 T20 खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने आई थिंक। ठीक है, तो रोहित शर्मा ने, आप ऐसे याद कर लो, रोहित शर्मा ने हाल ही में अपना 100वां T20 मैच खेला। आपसे ये पूछा जाएगा हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने, है ना, अपना 100वां T20 मैच खेला था, तो वो कौन है, रोहित शर्मा है। क्लियर। नेक्स्ट, और मैं आपको ऐसे बताऊं, भारत का पहला डे और नाइट टेस्ट मैच, इससे पहले टेस्ट मैच डे नाइट में नहीं होते थे, केवल डे में हुआ करते, लेकिन अब भारत के साथ पहला डे नाइट टेस्ट मैच हुआ है और वो हुआ है आपका बांग्लादेश के साथ में। किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य कहाँ हुआ था बच्चा, नवंबर 2019 में कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था, कोलकाता में। दीपक चाहर भारतीय बॉलर है, दीपक चाहर। इसने हाल ही में नवंबर में इसने अपनी वो बनाई, क्या कहते हैं, इसने T20 में हैट्रिक बनाई है। T20 में बनाई बच्चा हैट्रिक। क्लियर। और ये T20 में हैट्रिक बनाने वाला पहला भारतीय भी कौन है, दीपक चाहर। क्लियर। चलो आगे बात करें हम। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊं बच्चा, इनके नाम लिखना आप। टेनिस खिलाड़ी रैंक 2019। तो प्रथम स्थान मैं बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट, और ये भी फर्स्ट, ये पुरुष का और ये आपका महिला का। यानी कि टेनिस खिलाड़ी रैंक 2019 जारी की गई है, उसमें प्रथम स्थान पुरुष में कौन रहा है और प्रथम स्थान महिला में कौन रहा है। तो प्रथम स्थान जो पुरुष में रहा है वो राफेल नडाल रहा है। कौन है, राफेल नडाल। बहुत बड़ा खिलाड़ी है भाई, इसका तो कोई तोड़ नहीं है। राफेल नडाल कहाँ का रहने वाला है, स्पेन का रहने वाला है। ठीक है, और महिला में कौन रही है, एस्ले वार्टी। ये कहाँ की है बच्चा, ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया और राफेल नडाल स्पेन, इन दोनों। ठीक है, राफेल नडाल तो खैर सुपर खिलाड़ी है। क्लियर। नेक्स्ट मैं आगे बात करूँ आपसे, ये जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ ये सदाबहार प्रश्न है। सदाबहार का मतलब ये है कि ये कप पूछे जाते हैं। ठीक है, ये पूछे जाएंगे आपसे कि फेड कप का संबंध किससे है, फेड कप। तो फेड कप का जो संबंध है बच्चा वो किससे, टेनिस से है। फेड कप का संबंध किससे है, टेनिस से। प्रश्न यही आता है कि फेड कप संबंधित है, तो पहला आंसर हो जाएगा टेनिस से। टेनिस में भी किससे, महिला टेनिस चैंपियनशिप। ये क्या है, महिला टेनिस चैंपियनशिप। फेड कप पुरुष से संबंधित नहीं है, महिलाओं से संबंधित है। ठीक है, तो 2019 में जो हुआ था इसका विजेता कौन है, फ्रांस, और उपविजेता कौन है फेड कप का, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर, ये हो गया आपका। नेक्स्ट, डेविड कप। अब किसकी बात करेंगे बच्चों हम, डेविड कप की। डेविस। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक तो फेड कप, डेविस कप। इसका संबंध किससे, पुरुष टेनिस से। इसका संबंध किससे है, पुरुष टेनिस। फेड कप किससे था, महिला टेनिस। इसका संबंध किससे, पुरुष टेनिस से। इसका जो विजेता है डेविस कप का, और वो विजेता है आपका स्पेन, उपविजेता कनाडा। क्लियर। और लास्ट बच्चा आज का ये हमारा कवर हो जाएगा, लास्ट खेलकूद का पॉइंट, तो वो आपका सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप। ठीक है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो इसका जो आयोजन हुआ था 2019 का नवंबर में, तो आयोजन हुआ था लखनऊ में। कहाँ हुई थी, आयोजित थी लखनऊ में हुई थी बच्चा, है ना, लखनऊ में आयोजित हुई थी। और इसकी अगर हम विजेता की बात करें तो विजेता पुरुष और विजेता महिला पुरुष एकल और महिला एकल, इनको याद रखना है आपका। तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। अगर मैं इसके विजेताओं की बात करूं तो विजेताओं में पुरुष की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे, महिला की बात करेंगे। तो पुरुष में जो जीता था वो जीता था वांग तजुवी, ये पुरुष विजेता है। और जो महिला है, महिला कौन जीती थी, तो महिला कैरोलिन मॉरिन। ठीक है, ये महिला विजेता थी। बच्चा ये हो गया हमारा आपका करंट अफेयर्स नवंबर माह का। नेक्स्ट मैं आपकी वीडियो आपके लाऊंगा अक्टूबर माह की। 6 महीने करंट अफेयर्स में अनिवार्य है पढ़ने की, और मुझे समय मिला तो मैं आपका बजट है ना वाला टॉपिक भी, आपकी बजट की वीडियो भी बना दूंगी। बजट आपको इस समय आया था, करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है।
बीओ की परीक्षा के लिए है। तो मुझे पूरा भरोसा है बीओ पर बजट से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप ये तैयार कीजिए। इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा मैं आपका करंट अफेयर्स को लेकर के, उसके बाद एक वीडियो आपकी बजट की बनाऊंगा। बजट का मैं आपको बेसिक तो नहीं पढ़ाऊंगा कि बजट का बेसिक पढ़ाने के लिए पॉलिटी पढ़ानी पड़ेगी, वो मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, इतना समय नहीं है। लेकिन हाँ, बजट 2020 के जो भी तथ्य हैं, यूपी और सेंट्रल दोनों ही बजट के महत्वपूर्ण योजनाएं, महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको एक साथ करा दूंगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका। इसके साथ साथ मैं आपसे बताना चाहूँगा, जैसे आप जानते ही हो कि अपनी एक चैनल पर, आपके अपने चैनल पर ही एक सीरीज आधुनिक भारत की चल रही है। तो अगर आप बेहतर करना चाहते हो, है ना, कुछ और अच्छा करना चाहते हो, जब बीओ परीक्षा आप दे ही रहे हो, तो सीधा सा मतलब पीसीएस की परीक्षाओं में आप इंटरेस्टेड हो, तो आप जो आधुनिक भारत की मेरी सीरीज है आप उसको जरूर देखें, है ना। मैं उस स्तर का आधुनिक भारत आपको पढ़ा रहा हूँ कि मतलब एक ऐसा लेवल है ना जिसके बाद आपको आधुनिक भारत कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहने के लिए बहुत लोग कहते हैं, मैं गारंटी इस बात की दे रहा हूँ, सच में आपको कहीं से कुछ पढ़ने को नहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगर आप कहीं से कुछ पढ़ोगे तो आपको सब कुछ मेरे ही नोट से मिल जाएगा जो मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो वो पढ़िएगा। ठीक है, और जल्द से जल्द मैं करूँगा आपको आधुनिक भारत की सीरीज चल रही है उसकी टॉपिक वाइज, है ना, यूनिट वाइज मैं आपको वीडियो अपलोड कराऊंगा, जिससे आपको बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर? तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारा। ओके, धन्यवाद बच्चों।